हेलो दोस्तों, 12 और 13 सितंबर में जो 12th बाईपार्टाइट के बहुत से मेन मुद्दे पे बात होनी थी, उसका जो है डिटेल सर्कुलर हमारे पास आ गया है। बहुत सारी खुशखबरी ये है कि बहुत सारी बातों में आईबीए एग्री हो गया है, बहुत सारी बातों में उसने बैंक को बोला है कि आप अपने स्तर से देखिए, और बहुत सारी बातों में उसने बोला है कि हम इसको हाई लेवल या लो लेवल एक कमेटी के थ्रू इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराएंगे। यानी एग्रीनेस बनाने के लिए उस कमेटी में उस प्रस्ताव के जाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अगर इसके सारे अपडेशन आपको टाइम टू टाइम चाहिए तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि विदाउट चैनल सब्सक्रिप्शन और बेल आइकन दबाए आपको टाइम से नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। क्योंकि मैं बैंकर हूँ, 28 ईयर का एक्सपीरियंस लिए हुए हूँ, तो इस सेटलमेंट के जो भी पॉइंट्स हैं उनको समझता हूँ और उनको आप तक समझा सकता हूँ। खासकर से जो न्यू बैंकर्स हैं, जिनको अभी 4-5 साल बैंकिंग में हुए हैं, उनके लिए बहुत सी बातें नई सी हो सकती हैं और उनके लिए ये पहला सेटलमेंट भी हो सकता है। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि अगले जो सेटलमेंट होंगे तो उस तक जो भी उसके की पॉइंट हैं, टेक्निकल पॉइंट है, वो आप समझ पाएंगे। दूसरी बात, सरकार ने कहा है कि 1 दिसंबर तक इसको पूरा कर लिया है। अगर इसी तरह मीटिंग चलती रही तो लगता भी है 1 दिसंबर को ये पूरा हो जाएगा, और इसकी जो नेक्स्ट मीटिंग तय की है ये उन्होंने अक्टूबर के फर्स्ट वीक में तय की है। तो ये जो 12 और 13 सितंबर की मीटिंग हुई थी, जिसमें वर्कमैन और ऑफिसर दोनों स्टाफ के लिए अलग अलग कुछ पॉइंट्स थे जो डिमांड रखी थी, उसमें कौन कौन सी बातों पर एग्रीनेस बनी है उस पर बात करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट जानना है तो देखिए। और जो लोग ऑफिसर कैटेगरी में हैं, जिनको क्लरिकल की बातें नहीं सुननी है, वो लोग वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ा करके जहां पर ऑफिसर्स का पॉइंट है वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ऑफिसर्स के पॉइंट के लिए वहां लिख दूंगा कि कितने सेकंड के आगे या कितने मिनट के बाद ऑफिसर्स के बारे में डिस्कशन हुआ है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन के उस सर्कुलर को जो उन्होंने जारी करा है 13 सितंबर को। 13 सितंबर को, क्योंकि 12 और 13 की जो मीटिंग्स हुई थी उसके बाद दोनों का उन्होंने जॉइंट सर्कुलर जारी किया गया है। और ये जो सर्कुलर जो मीटिंग हुई थी उसमें एक कर्नाटका साहब थे और एक मिश्रा साहब। तो मिश्रा साहब ने जो है रिप्रेजेंट किया था हमारी जो ऑफिसर्स यूनियन की डिमांड थी, और कर्नाटका साहब ने किया था जो हमारी क्लरिकल की डिमांड थी। कर्नाटका साहब जो रजनीश कर्नाटका साहब हैं, वो एमडी सीईओ हैं बैंक ऑफ इंडिया के, और हमारे जो ओपी मिश्रा साहब हैं डीवाईएमडी हैं एसबीआई के। तो ये दोनों ऑफिसर के सामने, प्लस जो आईबीए की टीम जो थी, इन लोगों ने वो की थी, और उसके साथ हमारे जो एनसीबीई है, बीएफआई, एनओडब्ल्यू और आईएनबी जो ईएफ जो यूनियन फेडरेशंस हैं, उन्होंने सामने से रिप्रेजेंट किया था। तो जॉइंट डिस्कशन हुआ था, उसमें किन किन बातों पे एग्रीनेस बनी है उसमें देखते हैं। पहले हम लेके चलेंगे क्लरिकल यानी वर्कमैन के बारे में। तो दोस्तों, डिस्कशन विद वर्कमैन यूनियंस, यानी वर्कमैन यूनियंस जो थी उन्होंने क्या डिस्कशन किया आईबीए के साथ। तो सबसे पहला मुद्दा उनका था स्टैग्नेशन। देखिए, अगर कोई 21 साल में नौकरी ज्वाइन कर लेता है या 22 साल में ज्वाइन कर लेता है तो उसके पास 39 ईयर्स होते हैं जॉब करने की, और जो हमारा इंक्रीमेंट है वो इंक्रीमेंट इतने ज़्यादा नहीं होता। यानी अगर कोई एक ही डेजिग्नेशन में रहेगा तो आगे जाके वो एक जगह जाके रुक जाएगा, और रुक जाएगा तो उसके इंक्रीमेंट होने बंद हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या बैंकों ने व्यवस्था की हुई है कि वहाँ पर रुकने के बाद 1, 2, 3, 4 कुछ स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट एडिशनल दिए गए हैं। तो उस पर क्या डिमांड रखी थी, उन्होंने कहा कि भैया ये जो है जब तक आपका रिटायरमेंट है तब तक मिलने चाहिए। तो इसमें जो है इन प्रिंसिपल एग्रीनेस दे दी है आईबीए ने कि ठीक है। अगली बात है कि जो भी रिवर्सन होता है आफ्टर 1 ईयर, यानी रिवर्सन का मतलब है कभी कभी क्या होता है, कोई ऑफिसर बन जाता है क्लरिकल से, लेकिन वो चाहता है कि नहीं, मुझे तो क्लरिकल ही अच्छा था, मैं वापस आता हूँ। तो उसके लिए बात की गई। तो इसके लिए भी उन्होंने डिमांड की थी स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट दिए जाने की। तो उसके लिए बोला हुआ है कि ये जो है कंसर्न बैंक से बात करके ही इस पर डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है। अब एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था स्पेशल पे का। देखिए, स्पेशल पे के इफेक्ट क्या होते हैं। जब आपकी जो बेसिक पे होती है उस बेसिक पे पर प्लस स्पेशल पे अलग से मिलती है, तो अगर बेसिक पे और स्पेशल पे को अगर हम देखें तो बेसिक पे स्पेशल, या तो स्पेशल पे को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए, या उन्होंने बोला जैसे बेसिक पे पर डीए को मर्ज करके नया बेसिक पे डिसाइड हुआ था, ऐसे ही स्पेशल पे को में डीए मर्ज करके स्पेशल पे को डिसाइड किया जाए, यानी स्पेशल पे बढ़ जाए। अब जब दोनों बढ़ जाएंगे तो दोनों पे जो मिलने वाला डीए, एचआरए या जो भी अलाउंसेस हैं वो आपके ज़्यादा हो जाएंगे। तो स्पेशल पे बहुत स्पेशल बात की गई थी। उन्होंने कहा था कि भाई जो रिवाइज्ड जो डीए का मर्जर हुआ उसी तरह हो। और एक और बात की गई, जो सिंगल विंडो ऑपरेटर ए और सिंगल विंडो ऑपरेटर बी, इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए।
उसके बाद है जितने भी सब स्टाफ हैं उनको अब दफ्तरी नाम से पुकारा जाए, यानी उनका जो डेजिग्नेशन है वो दफ्तरी बनाया जाए। अगर कोई एडिशनल ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी का रोल प्ले करता है तो उसके लिए स्पेशल पे को एडिशनल इंक्रीमेंट दिया जाए, यानी कुछ इंक्रीज की जाए। और जितने भी न्यू स्पेशल पे पोस्ट हैं, जैसे कोई ऐसी काम है जो पहले बैंक में नहीं होता था अब होने लगा, तो उनके लिए स्पेशल पे पोस्ट का क्रिएशन किया जाए। रिवीजन ऑफ ग्रेजुएशन पे, PQP, FPP, जैसे कि बेसिक पे पर हम लोग इंक्रीमेंट करते हैं बार बार, तो उसी तरह से ग्रेजुएशन पे, PQP और FPP पर भी इंक्रीमेंट दिया जाए। अगर कोई इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का प्रोफेशनल बैंकर का एग्ज़ाम पास करता है तो उसके लिए क्या है, क्वालिफिकेशन इंक्रीमेंट दिया जाए, जैसे JIB CIB में दिया जाता है उसी तरह से इसमें भी जो है एडिशनल क्वालिफिकेशन का इंक्रीमेंट दिया जाए। अब आपको पता ही है कि सब लोग ग्रेजुएट होते हैं इनिशियली लेवल पे, क्योंकि इनिशियल लेवल पे ग्रेजुएशन एक मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर कोई PG होता है यानी पोस्ट ग्रेजुएट होता है तो उसको अलग से अलाउंस दिया जाए, इंक्रीमेंट दिया जाए। बिल्कुल ऐसे जैसे पहले क्या होता था, जब क्लर्क 12th मांगा जाता था, कुछ लोग ग्रेजुएट होते थे, उनको 3 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलते थे सिर्फ इस बात के कि उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो इसी तरह वो सेम डिमांड रखी गई है और बहुत जेन्युइन डिमांड भी लगती है, क्योंकि जब मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और आप PG करके आ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, तो ये मिलना चाहिए। उसके साथ साथ जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है अगर वो ग्रेजुएट हो जाए तो उसको भी एडिशनल इंक्रीमेंट मिले, बिल्कुल इस तरह जैसे पहले क्लरिकल को मिलता था। और इन सब बातों में इन्होंने बोला हुआ है कि एक स्मॉलर कमेटी बनाई जाएगी। अब बात करते हैं ऑफिशिएटिंग। आपने देखा होगा जब आपका कोई मैनेजर वगैरह छुट्टी में जाता है, आप उसका वर्क परफॉर्म करते हैं, तो जब तक आप 7 दिन वो पूरे महीने में वो वर्क परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी ऑफिशिएटिंग नहीं मिलेगी। उसको अब जो है वो 4 दिन कर दिया गया है, यानी कि 4 दिन और उससे ज़्यादा अगर आप उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी पे करते हैं तो वहाँ पे आपको ऑफिशिएटिंग अलाउंस पेमेंट मिलेगा। और जो ऑफिशिएटिंग पे का जो फॉर्मूला है उसको सिंपल बनाया जाए, तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला जो है वर्कआउट किया जाएगा, यूनियन को उसके लिए डिटेल देनी है। अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात है इम्प्रूवमेंट ऑफ HRA। देखिए HRA के बारे में बहुत डिमांड की जा रही है, क्योंकि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पे रिवीजन हुआ था उसमें HRA 15% तक है, तो वहाँ पर सिटी के अकॉर्डिंग, पे के अकॉर्डिंग HRA, तो उसको भी रिवीजन की डिमांड करी गई है कि HRA का रेट बढ़ाया जाए। दूसरा, अगर कोई दूसरे स्टेशन में ट्रांसफ़र हो जाता है तो डिक्लेरेशन बेसिस पे उसे HRA का 150% दिया जाए। कई सारे बैंकों में ये फैसिलिटी पहले से लागू है, यानी अगर वो कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो सिर्फ सर्टिफिकेट बेसिस पे अपने HRA का 150% वो क्लेम कर सकता है। तो रिवीजन ऑफ HRA के लिए तो बोला हुआ जो मेन कमेटी है वो डिसाइड करेगी, लेकिन इस 150% वाले पे IBA तुरंत एग्री हो गई है। बेसिकली ये पहले ऑफिसर्स के लिए ज़्यादा मिलता था। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात की गई है। देखिए क्लरिकल में बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ पेट्रोल दिया जाए जैसे ऑफिसर्स को दिया था, और अगर उसका इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसकी बैटरी की चार्जिंग और बैटरी के रिम्बर्समेंट की कॉस्ट दी जाए। तो इसमें जो है मेन कमेटी को रेफर करने की बात की कि मेन कमेटी डिस्कस करेगी इसको। और अगर बात होती है ट्रांसपोर्ट अलाउंस की, जो फिजिकली चैलेंज और डिफरेंटली एबल पर्सन है उनको बिल्कुल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह, तो उसने बोला हुआ विल बी रेफर टू गवर्नमेंट। अदर अलाउंस की बात की गई जैसे हिल और फ्यूल अलाउंस है, तो उसमें जो है मेन कमेटी इसको डिसाइड करेगी। और अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए या कुछ ऐसे एरियाज हैं तो उस पर गवर्नमेंट और RBI की तरह बिल्कुल जो है अलाउंसेस दिए जाएँ, तो उसके लिए बोला हुआ है कि वो गवर्नमेंट से को टेकअप किया जाएगा। अंडमान निकोबार या कुछ लक्षद्वीप आइलैंड पर कुछ स्पेशल अलाउंस की बात की गई है, तो उसके लिए IBA तुरंत एग्री हो गया है। अब बात करते हैं हॉल्टिंग और लॉजिंग अलाउंसेस की। बहुत क्लियर कट है, महंगाई बढ़ गई है तो उसके हिसाब से देखा जाए अगर, तो जो हॉल्टिंग अलाउंस है वहाँ पर आपका क्लरिकल के लिए 1500, 1350 और 1000 यानी सिटी के हिसाब से है, और सब स्टाफ के लिए 1100, 900 और 600। ये बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। उसके साथ होटल रूम रेंट सीलिंग, यानी होटल में अगर आप ठहरते हैं ऑफिशियल ड्यूटी में गए हुए, तो उसके लिए आपको क्या है 3000 रुपये, 2500 रुपये, 2000 रुपये क्लर्क के लिए, 1500, 1250 और 1000 रुपये सब स्टाफ के लिए आपको मिलेंगे। अगर कोई होटल के रूम रिसीट को प्रोड्यूस करता है तो उसको 50% ऑफ द डैम, इसका मतलब होता है डे टू डे। आमतौर पर क्या होता है कि कई बैंकों में जब TA बिल आप देते हैं तो आने और जाने के रास्ते में जो खर्चा होता है वो अलग होता है, और जब होटल में रहते हैं तो वहाँ कम मिलता है। तो उन्होंने बोला हुआ है कि हर दिन 50% मिले, क्या चीज़, जितना आप वहाँ पर रहते हैं उसका 50% आपको पेमेंट किया जाए हॉल्टिंग अलाउंस के अलावा। तो इसमें जो है एग्री हो गए हैं, वो 35% पर एग्री हो गए। कई बार क्या होता है कि आप दूसरे सेंटर पे तो नहीं जा रहे हैं लेकिन सेम सेंटर पे हैं, और उस सेंटर में आपको लोकल ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, तो वहाँ पे कुछ किलोमीटर का जो क्राइटेरिया है उसके लिए बात की गई है।
अगर आपका वो सेंटर 12 लाख और उससे ज़्यादा पॉपुलेशन में है तो वहाँ पर आपको जो डिस्टेंस की बात की गई है वो ब्रांच इस 20 किलोमीटर अबव में अगर आप ड्यूटी करने जाते हैं तो आपको सेम सिटी में भी वो जो डाइम अलाउंस है वो मिलेगा। एजुकेशन अलाउंस की बात की गई है क्लरिकल वालों के लिए, क्योंकि अभी तक नहीं मिलता है, तो उसमें बोला अप टू 2 चिल्ड्रन तक ग्रेजुएशन तक सब्जेक्ट टू फाइनल कॉस्टिंग, यानी कि कितना मैक्सिमम उनको दिया जा सकता है इस पे बात होगी। लेकिन इस बात पे एग्री हो गए कि क्लरिकल वालों को भी जो स्टूडेंट के लिए एजुकेशन, जो उनके चाइल्ड हैं उनके लिए एजुकेशन अलाउंस मिलने की बात तय हो गई है। लर्निंग अलाउंस की बात की गई है, एग्री हो गए हैं, अमाउंट डिसाइड होगा। डेपुटेशन को रिवीजन करने की बात हुई है, एग्री हो गए, अमाउंट डिसाइड किया जाएगा। और साइकिल अलाउंस की बात की है तो इसमें जो है 250 रुपये पर मंथ कर दिया गया है। वॉशिंग अलाउंस, स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस 300 रुपये और स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस जो है 250 रुपये पर मंथ कर दिया गया है। अगर हम मेडिकल एड की बात करें, बहुत ही कंसर्न विषय है कि मेडिकल एड में बहुत कम फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो इसके लिए बात की है कि इसको इंक्रीज किया जाए। एनुअल जो मेडिकल एड है तो उसमें कहा है कि जो मेन कमेटी है वहाँ पर इसको डिसीजन में लिया जाएगा। एनुअल मेडिकल चेकअप का एक रिम्बर्समेंट कराया जाए, तो इसमें बोला है कि बैंक्स और इंफॉर्मेशन मांग करके डिसाइड करेंगे। पीरियडिकल आई चेकअप, क्योंकि कंप्यूटर के कॉन्टैक्ट में लगातार काम होता है, 9 से 10 घंटा लगातार काम होता है, तो उसके लिए एग्री हो गया प्रिंसिपल, लेकिन अमाउंट अभी डिसाइड किया जाएगा। तो दोस्तों ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी, जो फाइनल एग्री हो गए हैं या मेन कमेटी में जाने की बात की है या गवर्नमेंट से परमिशन की बात की गई है, तो ये थी वर्कमैन की। अब हम बात करते हैं ऑफिसर्स की। ऑफिसर्स एसोसिएशन का और आईबीए का जो डिस्कशन हुआ है उसमें क्या क्या बातें आई हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी स्केल 5 तक के स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट थे उनको रेगुलर इंक्रीमेंट में कर दिया जाए। और कब? जब वो अपना लास्ट वाले स्टेज पे पहुंच जाते हैं, उसके 1 साल बाद से एक रेगुलर इंक्रीमेंट की बात की गई है। तो इसने कहा है आईबीए जो है इसको देखेगा और फिर बात करेगा। 2 एडिशनल इंक्रीमेंट स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट टू बी इंट्रोड्यूस टू ऑल ग्रेड ऑफिसर, यानी कि जो अभी तक जो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट है 3 या 4 हैं, तो उनके बाद उन्होंने बोला है कि नहीं 2 और दे दिए जाएं। अभी तक दोस्तों आपको पता है कि सीआईबी के इंक्रीमेंट जो है ऑफिसर में केवल 1 मिलते थे, इसके लिए मांग करी गई है। तो इसमें आईबीए जो है पॉजिटिव है, यानी अब ऑफिसर अगर आप हैं तो 1 जेआईबी का 2 सीआईबी यानी 3 इंक्रीमेंट आपको और उसे एक्स्ट्रा मिलेंगे। एफपीपी की बात करते हैं तो इसमें बोला हुआ है कि शुड बी लास्ट इंक्रीमेंट विदाउट एनी सीलिंग एफपीपी टू बी डिफ्रोजन। तो यहाँ पर बात की गई है, ये कहा है कि क्योंकि एफपीपी का जो फ़ायदा मिलता है वो टर्मिनल बेनिफिट में मिलता है, तो इसको कहा है कि ये जो है टर्मिनल बेनिफिट की बात है, इसको हम अलग से बात करेंगे। पीक्यूपी की बात की गई है तो यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ है कि जो सीआईबी का है और जेआईबी का, 1 सीआईबी का और 1 जेआईबी का मिलता था, तो वहाँ पर बोला हुआ है कि टू बी कंसीडर इंस्टीड ऑफ कंसोलिडेट अमाउंट इन द पास्ट, तो इसको अलग से कंसोलिडेट करने की बात की गई है। तो इसका भी बोला हुआ है कि टर्मिनल बेनिफिट की बात है, बाद में बात करेंगे। जिन लोगों ने प्रमोशन को ऑप्टेट आउट किया हुआ है, यानी स्केल 1 है, 1 पर रहना चाहते हैं, 2, 3 नहीं बनना चाहते हैं, तो उन्होंने स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट की बात की गई है, तो उसमें बोला फर्दर डिस्कस किया जाएगा। और एचआरए के रिवीजन की बात की गई है, जैसे क्लरिकल में थी यहाँ पर भी है, एग्री हो गए हैं और बेस्ड ऑन कॉस्ट इस पर देखा जाएगा। सेल्फ लीजिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑफिसर्स में कई बैंकों में है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भैया आपका बैंक कर सकता है तो आप डिसाइड कर लीजिए। जो सीसीए है उस पर इंक्रीज की बात की गई है। और जगह पे एक लोकेशन अलाउंस बोला गया जहाँ पे सीसीए सेंटर नहीं है, तो वहाँ पर इन प्रिंसिपल पार्ट ऑफ कॉस्ट देखते हुए कि कितना होगा वो करते हुए एग्री हो गया है। लर्निंग अलाउंस की बात की है, उसको एनहांस करने की बात इन प्रिंसिपल एग्री हो गया है, और पार्ट ऑफ कॉस्ट है कि कितना उसमें कॉस्टिंग पड़ता है, ये देखते हैं। क्लोजिंग अलाउंस जो है एवरी क्वार्टर मिलना चाहिए, पहले एनुअल मिलता था, फिर कंप्यूटर आने के बाद वो भी मिलना बंद हो गया, लेकिन क्लोजिंग तो हर महीने ही हो रही है, तो यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है कि इसके लिए जो है क्वार्टरली इसको किया जाए, तो आईबीएस के बारे में पॉजिटिव है। यहाँ बात की गई है जो भी लोग एसईजेड, एनईजेड और ईपीजेड में जॉब करते हैं, उनकी ब्रांचें वहाँ पर हैं, उनको मेट्रो सिटी की तरह ट्रीट किया जाए। तो इसमें वही देखा कि कितनी कॉस्टिंग बढ़ेगी, और डिटेल नोट टू बी सबमिटेड बाय द ऑफिसर एसोसिएशन, ऑफिसर एसोसिएशन के बारे में डिटेल नोट बनाकर देगी। रूरल और अदर सेंसिटिव एरिया में, डिफ़िकल्ट एरिया में अगर आप पोस्टिंग है तो आपको इंसेंटिव दिया जाए, तो इसके बारे में पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, और आईबीए ने कहा है ऑफिसर एसोसिएशन से कि आप इसके लिए प्रपोजल बनाकर दीजिए। स्पेशल एरिया अलाउंस जो नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और सिक्किम, अंडमान, उत्तराखंड और कॉरिडोर में यहाँ पे डिस्टर्ब एरिया में है, वहाँ पर एग्जामिन किया जाएगा और उसमें गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इसको देखा जाएगा। कंपनसेशन ट्रांसफ़र की बात की है, लमसम अमाउंट जो मिलता है उसको इम्प्रूवमेंट की बात की है, और उसमें जो है मिड एकेडमिक का भी एक अलग से लमसम अमाउंट मिले, तो इसमें एग्री टू रिव्यू हो गया है और प्रपोजल आएगा।
LFC की बात अगर करें तो उन्होंने बोला हुआ है कि शुड बी मेड एज एयर ट्रेवल टू ऑल ऑफिसर, यानी सब ऑफिसर्स के लिए एयर को वो कर दिया जाए जिससे कि ये वो सबको उसका जो LFC का पूरा बेनिफिट मिल पाए। तो उसके लिए क्या है, एनालाइज किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। लीव बैंक की बात की गई है। लीव बैंक का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि अगर किसी के पास 200 छुट्टियाँ इकट्ठी हो गई, वो अपनी 10 छुट्टियाँ किसी को देना चाहता है, जैसे ब्लड बैंक में होता है कि आपने ब्लड डोनेट कर दिया, वो किसी और के काम आता है, ऐसे ही लीव बैंक की बात की गई है कि अगर आपके पास आज छुट्टियाँ तो आप किसी अपने दोस्त को छुट्टियाँ दे सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, कमिटी इज फॉर्म टू डिस्कस सेपरेटली, अलग से इसको डिस्कस किया जाएगा। हॉल्टिंग अलाउंस, लॉजिंग अलाउंस दोनों के लिए विल बी रिव्यूड अप्रोप्रिएटली, यानी ये बढ़ेंगे जैसे क्लैरिकल में बात की गई है। एजुकेशन अलाउंस जैसे क्लैरिकल ने बात की है, वार्ड स्टाफ ने बात की है, उसी तरह यहाँ पर भी ग्रेजुएशन तक 2 चिल्ड्रंस के लिए देने की बात की गई है। ईयरली हेल्थ चेकअप फॉर ऑल ऑफिसर टू बी इंट्रोड्यूस, बिल्कुल सही है, इसमें एग्री हो गए और फर्दर एनालाइज और डिस्कस किया जाएगा। अब बात आती है डिसिप्लिनरी रूल प्रोसीजर की बात है, तो इसके लिए क्या है, एक सेपरेट कमेटी जो है फॉर्म की जाएगी, उसको सेपरेट डिस्कस किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें देखा जाए तो कुछ बातें तो बिल्कुल एग्री हो गई हैं, कुछ बातें ऑफिसर यूनियन पे छोड़ दी हैं, वो 2 दिन में लाते हैं, 10 दिन में सबमिट करते हैं अपना, कुछ बातें गवर्नमेंट में छोड़ी हैं, क्योंकि जो भी डिस्टर्ब एरिया अलाउंसेस होते हैं वहाँ पर आप कैसे कह सकते हैं कि ये एरिया डिस्टर्ब है, तो गवर्नमेंट कहेगी ये एरिया डिस्टर्ब है तभी उस अलाउंस को हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ फिजिकली हैंडीकैप्ड या डिसेबल्ड पर्सन, स्पेशली एबल्ड पर्सन के लिए बात जो की गई थी, उसके लिए भी हमारी कहना यह है कि गवर्नमेंट से अप्रूवल लिया जाएगा। तो दोस्तों कुल मिला के अगर हम बात करें, ऐसे पॉजिटिव अगर मीटिंग्स होती रहेंगी तो डेफिनेटली 1 दिसंबर को या उसके आसपास ऐसा सेटलमेंट होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये मिसलीनियस जो चीज़ें हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि इसमें कुछ चीज़ें छोड़ते हुए बाइपार्टाइट हो जाता है, लेकिन उसको कंसीडरेशन में रखा जाता है, उसको 1 महीने बाद, 6 महीने बाद या 7 महीने बाद उसको अलग से उसके लिए नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन जितनी चीज़ें आपके इस बाइपार्टाइट में हो जाएं उतना अच्छा है, ऐसी उम्मीद की जाती है कि इसमें कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह के बैंकिंग के, NPA के या कोई भी बैंकिंग सब्जेक्ट है, लोक अदालत है, DRT सरफेसी है, आपकी बैंकिंग चेक कलेक्शन पॉलिसी है, बैंकिंग रिस्क मैनेजमेंट है, ऐसे किसी भी टॉपिक की बात करने के लिए इस चैनल में आप बने रह सकते हैं और अपने दोस्तों को रेफ़र कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन दबाने के बाद आपको जो अपडेशन मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। और ऐसे ही और भी नए वीडियो आने के लिए ऐसे ही नए वीडियो आते रहें, आपको मिलते रहें, तो आपके लिए मैं और भी डिटेल जो है इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप क्वेरी के लिए बात कर सकते हैं, आप हमारे दिए गए नंबरों पे बात कर सकते हैं। और बने रहिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर रेफ़र कीजिएगा। थैंक यू सो मच। पुराने वीडियो के लिए जो आपने प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच।